जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के हाजिर हूं। और जो आज की जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों, वो रहेगी करंट जीके पे। हम पढ़ेंगे करंट का जो अभी माहौल चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसमें भी विशेष बात रहेगी, मैं मुख्य मुख्य बातों पर बात करूंगा, जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनके ऊपर बात करूंगा। और वो हमारा 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास शुरू करते हैं अपनी करंट जीके पे। 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में जो घटनाएं हुई उन पर। इससे पहले मैं अपनी क्लास शुरू करूं, आप लोगों को बता दूं, आज 12 अगस्त बहुत बड़ा त्यौहार है, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी मेरी तरफ से आप लोगों को, उज्जवल परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और ये पर्व आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, हमारी यही पूरे उज्जवल परिवार की तरफ से कामना रहेगी। दूसरा दोस्तों, ये पर्व हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों से 2 मिनट बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्माष्टमी मनाया क्यों जाता है। देखिए, कृष्ण भगवान का, हम एज पर हिंदू धर्म के अनुसार हम कृष्ण भगवान के जन्मदिन के रूप में आज इस डे को मनाते हैं। कृष्ण भगवान ने बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी हैं। अगर मैं जन्माष्टमी से जो शिक्षाओं के ऊपर बात करूं तो बहुत सारी शिक्षाएं यहाँ पर निकल करके आती हैं, लेकिन मैं सारी बातें यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। फिर भी आपको मैं थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। देखिए दोस्तों, जन्माष्टमी, इसका सबसे पहले मैं महत्व की बात करूं, जन्माष्टमी है क्या। देखिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डर और भय के शांत समय में जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ था, वो आज ही का दिन था, अष्टमी। तो सबसे पहली तो ये है कि जीवन में कभी किसी से भय, चिंता, द्वेष, इस टाइप की ये चीज़ें अपने जीवन में शामिल नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात करूं मैं कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान ने अपने बाल रूप से लेकर के और अपने धाम को जाने तक हर समय उन्होंने हर समय शिक्षा दी है। चाहे वो उनका ये मंथन रहा हो कि आप अनजान भय से मत डरो। उनके बाल रूप की एक कहानी मेरे को याद आ रही है आज, एक छोटी सी कहानी है। जब कालिया भय का आप लोगों ने सुना होगा, कालिया जो नाग था वो विष, अपना इतना विष छोड़ता था कि यमुना का पानी भी जहरीला हो जाता था। वो उन्होंने उसके फन के ऊपर, कृष्ण भगवान ने बाल समय में ही फन के ऊपर अपना नृत्य दिखाया। लोग डरते थे उससे, लेकिन कृष्ण भगवान वहाँ तक गए जहाँ पे वो रहता था और उसके फन को अपनी एडी से कुचला। अब उस समय जब उसने हाथ जोड़ लिए, उसको पता लग गया कि ये भगवान है, नारायण है, तो उन्होंने उसको बोला कि आप यमुना छोड़ दो। बात बड़े ध्यान से सुनना भाई, यमुना छोड़ दो, आप कहीं और चले जाओ। तो कालिया ने बोला, जो नाग था, उसने ये बोला, भगवान मैं कैसे छोड़ दूं इसको, मैं बाहर निकलूंगा या आगे जाऊंगा तो गरुड़ जी मिलेंगे मेरे को और गरुड़ मेरे को मार डालेंगे। वहां पे कृष्ण भगवान ने एक बहुत बढ़िया सी बात बोली थी, और वो ये बात बोली थी कि तू आने वाले भय से डर रहा है जिसका तुझे पता ही नहीं है। क्या कंफर्म है तेरे को मिलेंगे गरुड़ भगवान मिलेंगे? क्या तेरे को कंफर्म है गरुड़ मिलेगा? और अगर मिल भी गया गरुड़, तो उस समय की सिचुएशन में तू अपने दिमाग से रास्ता खुद स्वयं निकाल लेगा। मतलब ये, अगर आज की जिंदगी की बात करें तो कहने का मतलब ये मेरा कि हम हमेशा अनजान भय से डरते हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूं, अरे पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं इस सब्जेक्ट की तैयारी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं इस टेस्ट के लिए तैयारी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये पेपर कब होगा। एक वो बेवजह डर है, उससे बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए और जो सिचुएशन उसको हैंडल करिए। आपके अंदर वो एबिलिटी, वो क्वालिटी भगवान ने डाल रखी है कि आप उस चीज से फाइट कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। यही श्री कृष्ण भगवान ने कालिया को बोला कि तू डर मत, जब तू गरुड़ के आमने सामना होगा तेरा, तो तू अपना हल स्वयं निकालेगा और तू इस जगह को छोड़ दे। तो पहली शिक्षा उनकी क्या थी? पीसफुल, डरो मत, भय मत करो किसी से भी, और डर का सामना करो, डर का सामना करो। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में, अब फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, आर्मी में लड़कियों की वैकेंसी आई हुई है, कल भी और बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं जॉब के लिए। लोगों के दिमाग में एक भय बना हुआ कि बहुत सारी भीड़ अप्लाई करेगी, हम उसमें सिलेक्शन, हमारा उसमें नंबर होगा कि नहीं होगा। पहले ही दिमाग में डर।
ये अलग बात है कि आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस एक पोस्ट पे 1 लाख लोग खड़े हैं अप्लाई करने के लिए, तो हमें उनसे हटके कुछ करना होगा, वो अलग बात है। लेकिन डर के और अप्लाई ना करना वो एक अलग बात है। आप इस भय से ही अप्लाई ना करो उस फॉर्म को कि यहां तो बहुत सारी भीड़ होगी, यहां तो मैं ये कंपटीशन फाइट ही नहीं कर सकता, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज जन्माष्टमी के ऊपर पहली जो हमने शिक्षा थी, वो शिक्षा श्री कृष्ण भगवान से ली। वो क्या ली कि जो कंफर्ट जोन से हम बाहर आएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आकर के और हम अपने जीवन में जो भी हमने हासिल करना उसके लिए हमें फाइट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे एक बार कृष्ण भगवान से ही बात चल रही है तो मैं यहीं पे बताऊंगा आपको। एक बार क्वेश्चन आया हुआ, एसएससी में भी आया हुआ और एचएससी में भी पूछा गया है, हरियाणा कलरक वगैरह में भी ये कई बार मैंने देखा इस क्वेश्चन को कि कृष्ण भगवान के पास कौन सा शंख था। तो कौन सा शंख था भाई? पंचजन्य। कृष्ण भगवान के पास जो शंख था, मेरे मित्रों क्वेश्चन निकल करके आता है, मैं जन्माष्टमी की बात कर रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को यहां से भी क्वेश्चन डिलीवर करूं। तो कृष्ण भगवान के पास कौन सा शंख था? और शंख का नाम क्या था? पंचजन्य। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। ये पंचजन्य कहां से आया? ये एक दुर्लभ शंख था, भगवान के पास दुर्लभ शंख था। और ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार, जब समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ देवता लगे हुए थे, एक तरफ राक्षस जो लगे हुए थे, असुर लगे हुए थे, तो उस समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले थे? तो मेरे मित्रों 14 रत्न निकले थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्र मंथन के दौरान कौन कौन से रत्न निकले थे, जिनमें लक्ष्मी जी भी हैं, पंचजन्य भी हैं, विष भी है। विष को धारण कर लिया। देखिए, भला करने के लिए शिव शंकर भगवान ने जो वहां से विष निकला, उस विष को भी खुद पी गए और अपने गले में रख लिया उसको, और उनकी वजह से उनका नाम नीलकंठ रखा गया था। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन के तौर पे तो पंचजन्य शंख श्री कृष्ण भगवान का शंख है। यहां पर 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से, तो उन रत्नों में 6वां रत्न था भैया। और डीप क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि जो कृष्ण भगवान के पास पंचजन्य शंख था वो कहां से निकला था, कहां से आया था? तो वो समुद्र मंथन के दौरान निकाला गया था। समुद्र मंथन के दौरान भी 14 रत्नों में से एक रत्न था और 6वां रत्न था जिसे श्री कृष्ण भगवान ने ले लिया। अब बात करते हैं इसके नामकरण की कि इसका नाम पंचजन्य क्यों पड़ा, इसका नाम पंचजन्य क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर क्या था, 5 जो धवनी के जो रास्ते हैं, 5 रास्ते थे। धवनी के रास्ते क्या है? 5 रास्ते थे। इसलिए वो जो 5 रास्तों जो धवनी के, उन्हें हमारी 5 मानव की 5 इंद्रियों से भी जोड़ के देखा जाता है। 5 इंद्रियों से, मानव की 5 इंद्रियों से भी जोड़ के देखा जाता है। 5 रास्तों से इसकी ध्वनि निकलती थी, इसलिए 5 रास्तों से ध्वनि निकलने के कारण इसका जो नाम रखा गया वो पंचजन्य रखा गया। यानी कि जो मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, ये आपका शंख हो गया, तो इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब इधर से भी ध्वनि निकल, इधर से भी ध्वनि, इधर से भी ध्वनि, इधर से भी ध्वनि निकल रही है। यानी कि 5 रास्ते आवाज निकालने के थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? पंचजन्य। ये श्री कृष्ण भगवान का शंख था भाई। यहां से हमने एचएससी और एसएससी से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन किया। यहां पर मैं बता दूं आपको, एक आध्यात्मिक क्वेश्चन बन जाता है। इसका आह्वान करते जब युद्ध के दौरान बजाया जाता, आपसे पूछा जा सकता है कि कौरव और पांडवों की जब दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण भगवान ने किस शंख को बजाया था? तो पंचजन्य शंख को बजाया था। और उससे जो आवाज निकली, उस आवाज से कायरों के रोंगटे खड़े हो गए। तो यहां पे एक चीज दिखाता है भगवान, फिर वही बात दिखाते हैं कि डरो मत। जो आपने जिन 5 इंद्रियों पर, जिस प्रकार से अपनी 5 इंद्रियों पर अगर काबू कर लिया, तो आप दुनिया के हर धर्म युद्ध को विजय करेंगे। आप दुनिया के हर धर्म युद्ध को विजय हासिल करेंगे और हर धर्म युद्ध पर विजय हासिल करेंगे, ऐसा भी माना जाता है इस पंचजन्य शंख को लेकर के। हमारा जो धर्म है, हमारा आज हमने जॉब लेनी है, हम फाइट कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन के लिए कर रहे हैं, तो हम ज्ञान अर्जन भी करेंगे, ये धर्म भी जीतेंगे अगर हमारा अपनी 5 इंद्रियों पर क्या है? संयम है। हम संयम से अगर जीते हैं, 5 इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल है। जिस मानव ने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, अब समस्या एक और आ जाएगी। आदेश तो जो मेरे मित्र यार दोस्त बैठे, उन्हें यही पता नहीं होगा कि इंद्रियां बोल किसको रहे हैं। सर, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आध्यात्मिक क्लास नहीं, ये तो आज जन्माष्टमी का हमारा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पर्व था। इस पर्व के ऊपर मेरा मन किया कि मैं 2 मिनट आप लोगों से बात करूं। तो जो हमारा आज का धर्म है, स्टूडेंट लाइफ का जो धर्म है, हम आज जो मैच्योर बने हुए, हमारा धर्म है जॉब लेना, ज्ञान का अर्जन करना,
ज्ञान का अर्जन करने की बात करें तो दुनिया में हमेशा ही ज्ञान का अर्जन तो कभी रोकना ही नहीं चाहिए। जिस दिन आपने ज्ञान का अर्जन करना बंद कर दिया उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है भाई। मैं कहीं किसी बुक में नहीं पढ़ा, ये मेरी खुद की सोच है। वैसे ऐसी बात नहीं, सुकरात थे जिन्होंने बोला था कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और वो इसलिए बोला था उन्होंने कि मैं सारी लाइफ लर्निंग प्रोसेस में रहूंगा, और वो दुनिया के अनपढ़ व्यक्ति थे जिनकी आज पॉलिटी हम पढ़ते हैं पूरे दिन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? पांच जने की बात होगी, 5 इंद्रियों की बात होगी। और आह्वान का मतलब ये होता है जब बजाते हैं आप हर धर्म युद्ध को जीतेंगे, ये लेकर के हमने बात करी कृष्ण भगवान को। आज एक छोटी सी बात और बता देता हूं, कृष्ण भगवान की एक और बहुत बड़ी शिक्षा है मेरे दोस्तों। कैसा भी समय आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, आप देखिए, आपने सब भगवानों के चित्र देखे होंगे, किसी को क्रोध में देखा होगा, किसी को हथियार उठा के आंखें निकालते हुए देखा होगा, हर देवी माँ को भी देखा होगा, क्रोधित मुद्रा में देखा होगा। लेकिन एक ऐसा देवता है कृष्ण भगवान, एक ऐसा व्यक्तित्व अपने प्रस्तुत करके गए कि कभी भी चेहरे से मुस्कुराहट नहीं छोड़ी उन्होंने। आप किसी भी चित्र में देखिए, आप बाल रूप में देखिए, आप वयस्क रूप में देखिए, आप किसी भी रूप में देखिए, आपको मुस्कुराते नजर आएंगे। यानी कि अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आधी टेंशन तो अगले के दिमाग में वैसे ही चली गई। जब उनको बंदी बनाने के लिए दुर्योधन ने सेना को आदेश दे दिया, जब वो शांति दूत बनकर के युद्ध से पहले गए हैं दरबार में, कौरवों के दरबार में, वहां पर जब उन्होंने दे दिया शांति दूत के रूप में, तो उन्होंने आदेश दे दिया कि इनको बंदी बनाओ, दूत को बंदी बनाओ, तो वहां वो उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। कितना टेंशन का माहौल था, वो तब भी मुस्कुरा रहे थे। गीता का उपदेश दे रहे थे तब भी मुस्कुरा रहे थे। चक्कर से अगर किसी की गर्दन काटते हैं ना तब भी मुस्कुराते हैं। आपको कोई भी चित्र उनका क्रोधित मुद्रा में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जिंदगी में क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध क्या करता है? बुद्धि को खा जाता है। यदि क्रोध किया भी है तो संयम को नहीं खोना आपने। ऐसा नहीं है कि हम क्रोध करें ना और कायर बन जाएं, नहीं, गलत बात के लिए हमें क्रोध करना भी है, बट अपने संयम के साथ। ये कृष्ण भगवान की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा थी। एक और बात याद आ गई, यदि किसी का हाथ पकड़ा है, उस हाथ को कभी जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में आपने छोड़ना नहीं है। कैसी भी डिफरेंट कंडीशन आ जाए, आपने उनका साथ नहीं छोड़ना। कौरवों और पांडवों में जब उन्होंने पांडवों का साथ दिया तो कैसी भी डिफरेंट कंडीशन आई, उन्होंने कभी पांडवों का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि वो धर्म युद्ध था। ये सारी की सारी शिक्षाएं आज हमारे यहाँ हमसे शामिल, हमारे जीवन में शामिल हैं कहीं ना कहीं रूप में। हमें पर डे, जिस दिन हम उठते हैं और शाम तक जब हम सोते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये मिलती रहती हैं। एक बात और यहाँ पे निकल करके आती है। चलिए फिर बोलेंगे सर आज आपने 10-15 मिनट हमारी ख़राब कर दी। ख़राब तो तुम्हारी वैसे भी हैं, तुमने देखना तो है नहीं, स्किप करनी है क्लास, तुमने कॉमेंट्स नहीं करना, तुमने पढ़ना नहीं, और ना ही तुमने, आज तो मैं बोल ही देता हूँ, ना ही तुमने लाइक करना, ना ही तुमने शेयर करना। वो मैं हर वीडियो के नीचे देखता हूँ, सब लिखते हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। लिखे हुए को मान लेते हो तो मैं भी लिखना शुरू कर दूँ। इतना तो फर्ज निभा ही सकते हैं। जब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। बात कौरव पांडव के युद्ध की हुई थी। कौरव पांडवों का युद्ध क्यों हुआ, ये कृष्ण भगवान ने एक शिक्षा दी हमारे को। युद्ध क्यों? जहाँ पर त्याग नहीं है, जहाँ पर त्याग नहीं है और जहाँ पर लोभ और लालच के बल एक्सक्यूज लेने की कोशिश की जाती है, वहां पे युद्ध होता ही होता है। उनसे जब राज त्यागने के लिए कहा गया भाई पांडवों का राज दे दो आप, तो उन्होंने राज को त्यागा नहीं और एक्सक्यूज ले लिया कि हम तो राजा के पुत्र हैं, हम ही राजा रहेंगे, हम इनको 5 गज जमीन, 5 नोक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दे, 1 गांव भी नहीं दे। लास्ट में पांडवों 5 गांव पे भी एग्री हो गए थे, तब भी नहीं माने। तो दुर्योधन ने एक्सक्यूज लिया और त्यागने को तैयार नहीं हुआ, तो इतना बड़ा युद्ध हुआ। कई बार पूछा जा सकता है, पूछा आपसे कि कितने अक्षौणी सेना को, जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, दुनिया का सबसे पहला विश्व युद्ध मानता हूं मैं, वो युद्ध हुआ था, उसमें उस युद्ध में कितनी अक्षौणी सेना ने भाग लिया था? तो 18 अक्षौणी सेना जो थी, 18 अक्षौणी सेना ने भाग लिया था, ये ध्यान रखना भाई। दूसरी बात यहां पे बता दूं मैं आप लोगों को, सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया, और वो बलदेव जी थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। तो चलिए दोस्तों, बहुत हो गई आज हमारी बात किस पे, जन्माष्टमी पे, कृष्ण भगवान पे बातें हो गई हमारी। बोलने को तो मैं पूरे दिन बोल सकता हूं इनके ऊपर। इनसे शिक्षा लेंगे हम, किसकी? डरेंगे नहीं, भय नहीं करेंगे, दिल में लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि मुस्कुराना इंसानों के नसीब में होता है दोस्तों। किसी पशु को हंसते देखा कभी तो वो बनने की कोशिश, किसी गधे को हंसते देखा है तो वो बनने की कोशिश नहीं करनी है, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए। भगवान ये भी एक मैसेज दे के जाते हैं।
और आज जन्माष्टमी का पर्व, मेरी तरफ से दोबारा आपको, पूरे परिवार को, उज्जवल परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर आगे बढ़ता हूं मैं अपने एक और टॉपिक पे, जो छोटा सा, आज ये भी खुशी का दिन है, जन्माष्टमी के अवसर पर एक हम इस बात को भी लेकर के खुश हो सकते हैं। दुनिया में जो हमारे भाई साहब आए हुए हैं बिना बुलाए, जो मेहमान हैं, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसको बोलता हूँ, जो कोविड-19 या जो कोरोना भाई साहब आए हुए हैं, अपने विद फैमिली के साथ आए हुए हैं, फैमिली को पहले भेज दिया, अब टाइगर बन के खुद आगे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। उसके खिलाफ रसिया ने कल मंगलवार को, मंगलवार तो आज रजिस्ट्रेशन करा दिया, दवाई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वैक्सीन आई है, सॉरी वैक्सीन, रूस ने एक वैक्सीन लोगों के बीच में रखी है कि भाई मैंने वैक्सीन बना ली है। किसने रखी है? रूस ने रखी है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार उसके ऊपर बात करूंगा और उससे जुड़े जो क्वेश्चन है वो आज के जीके के हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे, और मैं जो वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वैक्सीन का नाम क्या है, कब तक वैक्सीन आएगी, उस सब बातों पर मैं बात करता हूँ। चलो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ भाई। किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे हैं वैक्सीन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन किसने खोजी भाई? तो रूस। हालांकि ये अलग बात है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिटेन के अलावा भी कुछ देश हैं जो इस दवाई पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। WHO ये मान रहा है कि भाई ये इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे आ गई, वैक्सीन कैसे खोज ली गई? तो रूस ने क्या खोजी है? वैक्सीन। किसकी वैक्सीन है भाई ये? जो बिना बुलाए मेहमान कोविड-19 को लेकर। दुनिया की पहला मंगल में टीका आ गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन करा दिया है, रशिया ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो इसका सबसे पहले हम बात करें, इसका नाम क्या है? वैक्सीन का नाम इन्होंने क्या किया? ऑब्जेक्शन। भाई ऑब्जेक्शन बोले तो विश्वास नहीं है, बस ऐसा नहीं कहा कि इन्होंने आप बनाओ मत, मेरा मतलब ये भी नहीं है। हम सबसे पहले बात करेंगे रूस ने खोजी, नाम क्या है वैक्सीन का? तो ये नाम है भाई स्पुतनिक वी। इसका स्पुतनिक वी क्या है? वैक्सीन का नाम है। आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन कोरोना भाई साहब को लेकर के, तो स्पुतनिक वी। दूसरी बात करें, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? तो मेरे मित्रों आज कितनी होगी? 11 अगस्त 2020 को रसिया ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। यहीं पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई WHO, जो मैंने एक बात बीच में बोली, WHO और ब्रिटेन ने क्या बोला? भाई हमें इस पर भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं है? क्यों? देखिए दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर करेंगे क्यों नहीं है। पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में, जब भी कोई भी आपका एग्जाम 4-5 महीने बाद होगा या 3-4 महीने बाद होगा, तो पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली वैक्सीन कब आई और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किसने किया। तो WHO का मानना कि इतनी जल्दी कैसे, मतलब जल्दी कैसे भाई, जल्दी कैसे आ गई वैक्सीन? जो वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो ये बोले कि ये वैक्सीन का जो प्रोसेस है इसमें तो समय लगता है, आप लोगों ने इतनी जल्दी कैसे वैक्सीन बना दी? इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि वैक्सीन जल्दी कैसे बना दी, मेरे को ध्यान आ रहा है कि आज की डेट की बात करूं, हिंदुस्तान के अंदर सक्रिय मरीज कितने हैं? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मित्रों, बहनों, 22,68,000 इतने लोग आज की डेट में कोरोना से ग्रसित है, सक्रिय मरीज हैं 22,68,000 नाउ दिस टाइम एट दैट प्रेजेंट। और जो नंबर 1 पे खड़े हैं वो कौन खड़े हैं? आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जो सक्रिय मरीज हैं वो कहां के हैं भाई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कहां के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के कितने हैं भाई? 87,000 से ऊपर है, 87,000 एक्टिव जो मरीज पाए गए हैं आंध्र प्रदेश। ये भारत की सिचुएशन है, भारत की सिचुएशन को ना 87,000 87,000 के लगभग आप मान सकते हैं, 87,000 से ऊपर, क्योंकि ये आंकड़े मिनटों में बढ़ते हैं, मिनटों में घटते हैं। लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो मरीज है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक क्वेश्चन मेरे को और बहुत बढ़िया याद आ गया भाई, करंट का आपसे बहुत सुंदर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या सर? आप बोलेंगे सर आप बड़ा वैक्सीन लेते, कहाँ आंध्र प्रदेश में पहुँच गए? भाई पहुँचना पड़ता है।
हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में किस राज्य में गवर्नर ने 3 राजधानियों के विधेयक पर सिग्नेचर किए हैं? 3 राजधानी, तो मेरे मित्रों वो आंध्र प्रदेश ही है। यहां क्या है, 3 राजधानियों पर के विधेयक पर सिग्नेचर कर दिए राज्यपाल ने, यानी कि मान लिया। और वो 3 राजधानी कौन कौन सी होंगी दोस्तों, ध्यान से देखना। विशाखापट्टनम, अमरावती नंबर 2, नंबर 1 विशाखापट्टनम, नंबर 2 अमरावती, और नंबर 3 पे है कुन्नूर। विशाखापट्टनम में क्या होगा, कार्यकारी। अमरावती में क्या होगा भाई, विधायक का। और जो कुन्नूर होगी वो क्या होगा भाई, न्यायिक राजधानी। तीन राजधानियां होगी, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुन्नूर। कुन्नूर में क्या होगा, न्याय होगा, ये विधायी राजधानी होगी, ये आपकी क्या होगी, कार्यकारी राजधानी। चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम वहीं पे, वापस आता हूं मैं उस क्वेश्चन पे, क्योंकि WHO ने, ब्रिटेन ने कैसे किया। ब्रिटेन ने तो यहां तक बोल दिया, जब तक रूस अपने नागरिकों पर इस दवाई, इस वैक्सीन को इंजेक्ट करना, देना प्रारंभ नहीं करेगा, उसके रिजल्ट को देखेंगे, देन बाद हम उसके बारे में सोचेंगे। यहां पर मैं बता दूं आपको, WHO ने क्या बोला, भाई इतनी जल्दी क्यों होगी। इन सबका जवाब दिया रशिया ने जवाब दिया। सार्स और मार्स ये पहले 2 आए थे, पहले 2 भाई साहब और आए थे जो कोरोना ने भेजा था, बोला तुम चलो ग्राउंड बनाओ, तैयार करो, मैं आ रहा हूं बाद में। तो सार्स और मार्स 2 विषाणु और आए थे, 2 वायरस और आए थे। इन्होंने बोला, रशिया ने जवाब दिया, भाई हमने उसकी जो रिसर्च थी, उसकी रिसर्च हमारे काम आई है। पहला क्या दिया इन्होंने रीजन, हमने सार्स और मार्स के ऊपर रिसर्च किया था, उस रिसर्च से हमारे को बहुत ज्यादा मदद मिली है। पहला रीजन दिया किसने, रूस ने। किसको, WHO को बताया कि हमने भाई वहां से बहुत ज्यादा मदद मिली, हमने उस पर रिसर्च कर रखी है, उस वायरस की वैक्सीन को लेकर के। ओके, दूसरा इन्होंने बताया, हमने चीन से जो इसका जेनेटिक है वो हमने प्राप्त किया, चीन से जो जेनेटिक इसका जो सिस्टम है वो हमने प्राप्त किया, मीटिंग हुई, वो लिया। तीसरा इन्होंने बोला, एक ही समय में, तीसरी जो बात थी, एक ही समय में कई लेवल पर ट्रायल किया भाई, मतलब एक ही समय में कई लेवलों पर ट्रायल किया। ये 3 रीजन इन्होंने किसके सामने रख दिए, WHO के सामने रख दिए। भाई ये चीजें थी हमारे पास, इस वजह से हमने इनको क्या किया, इस वैक्सीन को बनाने में माहिरता हासिल कर ली भाई। और या ये कह सकते हैं कि इस वैक्सीन को बनाने में हमें मदद मिली, वो इन कारणों से हमें मदद मिली है भाई। ओके, अगली बात करूं मैं आप लोगों से, इस वैक्सीन को बनाया किसने भाई, कंपनी का नाम क्या है, गामालिया। कंपनी का नाम जिसने बनाया वैक्सीन को, गामालिया। दूसरी बात करूं, जो इसके रशियन डायरेक्टर्स जो हैं, इस कंपनी के जो देखते हैं रशियन डायरेक्टर्स जो हैं, इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम 3 देशों के साथ क्या करें, मतलब 3 देशों के साथ ये उत्पादन करें, इस वैक्सीन का उत्पादन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रूस ने कितने देशों के साथ इच्छा जताई थी वैक्सीन उत्पादन करने की, तो 3 देश हैं, 3 देशों के साथ है। और मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत उसके अंदर शामिल है, क्योंकि भारत रशिया का क्या है, परम मित्र। भारत जो रशिया का परम मित्र समझते हैं एक दूसरे को, आपस में ये पुतिन जो है एक दूसरे को परम मित्र समझते हैं। हालांकि अमेरिका के साथ इनकी आपस में बनती नहीं है, आपस में रूस और अमेरिका की बनती नहीं है। और उसी पे कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं, जो स्पुतनिक V जो नाम दिया गया है वैक्सीन का, ये कहीं ना कहीं कुछ है, इस बात में भी दम है, ध्यान रखना। लेकिन हमें तो सिर्फ इसका नाम से मतलब है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन, ध्यान रखना भाई, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति कौन है रूस के, पुतिन, ये राष्ट्रपति है, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, ये आप लोगों को पता है। और एक और विशेष बात, इस बात को लेकर के इन्होंने जो एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया, मैंने कल न्यूज में भी देखा था, आज मैंने पेपर में भी पढ़ा था, इन्होंने
अपनी बेटी को ये वैक्सीन का टीका लगवाया, अपनी बेटी को इस वैक्सीन का टीका लगवाया है इन्होंने ट्रायल के लिए, और इन्होंने बताया कि 100% सक्सेस है, ये 100% सक्सेस मान रहे इसको, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जब इन्होंने अपनी बेटी को ये टीका लगवाया, ये दुनिया के सामने डिक्लासीफाई किया इन्होंने कि मेरी बेटी भी उस ट्रायल टेस्ट लेने वाले लोगों में शामिल है। दूसरी बात करें, इन्होंने ये बोला कि सितंबर तक ये अगस्त है, सितंबर तक इसका टीका इसका उत्पादन करेंगे, उत्पादन, और अक्टूबर में टीकाकरण होगा भाई। अक्टूबर में क्या होगा, टीकाकरण किया जाएगा। ये एक छोटी सी जानकारी थी आज जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, ये आज की करंट जानकारी थी। देखिए, बात करें हम कि दुनिया के अंदर वैक्सीन किसने बनाई है, तो रूस ने बनाई है। रूस ने बनाई है, वैक्सीन का नाम क्या है, स्पुतनिक वी है। रूस के राष्ट्रपति कौन, व्लादिमीर पुतिन है। गामालिया कंपनी है, किन देशों के साथ, 3 देशों के साथ और बनाना चाहती है। WHO और ब्रिटेन ने ऑब्जेक्शन किया, इन्होंने अपनी बेटी पे भी ट्रायल किया। रीजन इन्होंने दिया कि भाई हमने सार्स और मार्स से जो हमें मिली, और चीन से इसका जो जेनेटिक था उसके बारे में हमने चीन से भी जानकारी ली है। साथ ही इन्होंने जो भाई ये बताया कि एक समय में हमने कई लेवलों पे इसकी ट्रायल की है। ट्रायल 3 बता देता हूँ, कोई भी वैक्सीन जो पास होती है तो 3 ट्रायलों के अंदर पास होती है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारे भारत के अंदर भी डॉक्टर भूषण, डॉक्टर नीति, हमारे भारत के अंदर भी बैठक चल रही है, और वो बैठक ये निर्णय लेगी कि हम भाई इस वैक्सीन में रूस के साथ अपना हाथ आजमाएंगे कि नहीं आजमाएंगे, रूस से ये वैक्सीन लेंगे कि नहीं लेंगे। इस बारे में भारत के अंदर भी ये राजेश भूषण है, सॉरी, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण, उनकी अगुवाई में बैठक हो रही है भाई। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव कौन है, राजेश भूषण, ये भी पता होना चाहिए, राजेश भूषण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव। ये मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में जो चर्चा का विषय रहेगा वो विषय क्या रहेगा, हम रसिया से ये दवाई लेंगे कि नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों, एक बार आप जो नोट करना नोट करें, फिर उसके बाद मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। राजेश भूषण जो स्वास्थ्य सचिव है, उन्होंने ये बताया था कि डॉक्टर वी के पाल की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, और उस बैठक का जो मुद्दा रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा, रूस से दवाई लेंगे कि नहीं, रूस से वैक्सीन के ऊपर चर्चा होगी भाई, रूस से वैक्सीन के ऊपर चर्चा होगी। मैंने बात करी कि 30 ये अक्टूबर में टीकाकरण शुरू हो जाएगा, सितंबर में उत्पादन करेगा रसिया। यहाँ पे मैं 1-2 बातें मेरे से लैप्स होगी, वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो 20 करोड़ डोज बनाएगा रूस, उसमें से उसने बोला कि 17 करोड़ हम बाहर बनाएंगे, 17 करोड़ का बनाएंगे, बाहर बनाएंगे, क्योंकि जो रसिया की जो जनसंख्या वो लगभग 14 पॉइंट कुछ करोड़ है, 14 करोड़ से ऊपर है कुछ, लगभग 14 करोड़ मान सकते हैं भाई, लगभग 14 करोड़ ये रसिया की क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, तो 3 करोड़ वहाँ पे बनाएगा, 17 करोड़ कहाँ बनाने के चक्कर में, बाहर बनाने के चक्कर में। यहीं पे इन्होंने एक बात और करी कि ये मिलेगी किसको, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, बड़े ध्यान से देखना भाई। जब ये इसका टीकाकरण प्रारंभ होगा तो इसका एक सर्कल चलेगा जो कि रूस के राष्ट्रपति के द्वारा बताया गया है। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात और भी है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, करंट जीके के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, करंट जीके चलता रहता है। यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे भाई, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि पता नहीं कब कौन सी अगली मिनट आपको एक अच्छा क्वेश्चन दे जाए और वही अच्छा क्वेश्चन आप लैप्स कर जाएं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं ही करा सकता हूँ, इसका मतलब तो कुछ और निकलता है। मैं ही करा सकता हूँ, इसका मतलब कुछ और निकलता है। करा तो सब सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का फ़र्क हो सकता है। कर तो आप कहीं से भी लेंगे, लेकिन मैं आई वॉम रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ यू डोंट स्किप माई वीडियो। ओके, 17 करोड़ की बात करी, 14 करोड़ के लगभग इसके पास इनकी जनसंख्या है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्रम की बात कर रहा हूँ। क्रम में क्या, सबसे पहले हेल्थ वर्कर सबसे पहले किसको मिलेगी, हेल्थ वर्कर को। फर्स्ट टाइम किसको मिलेगी, हेल्थ वर्कर। सेकंड नंबर पे किसको मिलेगी, सबसे पहले हेल्थ वर्कर को मिली। दूसरे नंबर पर जो ये दी जाएगी, ये किसको दी जाएगी भाई, ये दी जाएगी बच्चों को, नहीं सॉरी, वरिष्ठ नागरिक।
वरिष्ठ नागरिकों को। दूसरे नंबर पे किसको दी जाएगी? वरिष्ठ नागरिकों को। तीसरे नंबर पे किसको दी जाएगी? बच्चों को। तीसरे नंबर पे किसको दी जाएगी? बच्चों को भाई। और चौथे नंबर पर ये दी जाएगी वयस्क। चौथे नंबर पे किसको दी जाएगी? ये क्रम रहेगा। आपसे बहुत सुंदर तरीके से पूछा जा सकता है। इनको सीरीज में लगेगी कि जो रूस से जो दवाई बनेगी वो किस किस प्रकार से कैसे कैसे पहुंचेगी, लोगों तक कैसे पहुंचेगी। पहले सबसे पहले हेल्थ वर्कर को प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर, सेकंड प्रायोरिटी है वरिष्ठ नागरिक, थर्ड प्रायोरिटी है बच्चे, और फोर्थ है वयस्कों को। क्योंकि वयस्क लोग क्या है, उनके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, वो झेल सकते हैं, इस चीज़ को झेल सकते हैं। ये इनका देने का तरीका रहेगा जो टीकाकरण होगा। कीमत अभी तक इसके ऊपर इसकी कोई निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जो कंपनी बना रही है उसके जो डायरेक्टर ने ये पास किया, एक वो ये बताया गया है, रशिया से ये पता लगा है कि भाई रूस के जो नागरिक होंगे उनको ये फ्री में होंगे, विदाउट कॉस्ट, उनको विदाउट कॉस्ट दी जाएगी। ये हमने आज जो बात करी वैक्सीन के ऊपर, जो कि एक हल्की फुल्की अंधेरे में हमें क्या मिला है, एक उजाले की किरण मिली है। तो चलिए दोस्तों, बात करूं आज की क्लास की, बात करूं मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं एंड देन फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए हमने बात करी किसके ऊपर बात करी आज? सबसे पहले हमने कृष्ण भगवान के ऊपर बात करी। मैंने उसके संघ के बारे में बताया, गीता के बारे में भी थोड़ा सा बताया, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान देने की आपको कोशिश करी है ना, वो वाला ज्ञान नहीं, जो आपके काम आने वाले ज्ञान के बारे में मैंने बात करी है। उसके बाद हमने बात करी किसके ऊपर? वैक्सीन पे बात करी कि सबसे पहले वैक्सीन किसने दी, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वहाँ की जनसंख्या कौन है, वहाँ की कौन सी कंपनी है, किस फॉर्मेट में होगी, उसका नाम क्या होगा। जैसे स्पुतनिक वी उसका नाम होगा, व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और ये भारत के साथ इसके बड़े अच्छे संबंध हैं। ये भारत के साथ 3 देशों के साथ बनाना चाहता है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये 20 करोड़ डोज बनाएगा। आएगी कब ये रजिस्ट्रेशन कब रहेगा? 11 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कराया है इसका। दूसरी साथ में बात करूँ, इस वैक्सीन को जो देने का क्रम है वो आपको पता है, हेल्थ वर्कर, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे और इनको दी जाएगी। ये वयस्क को, बाद में वयस्क को दी जाएगी। और बैठक इसके ऊपर जो सारी जो कि भारत के अंदर जो बैठक हुई है, डॉक्टर वी.के. पॉल हैं, ये नीति आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के सदस्य, सॉरी नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वी.के. पॉल। इनकी अध्यक्षता में एक बैठक होगी। और जो राजेश जी ने बताया, उनके अनुसार इस बैठक के अंदर जो चर्चा ये रहेगी, क्या भारत रशिया से वैक्सीन लेगा या नहीं लेगा। ये सारी की सारी बातें आप लोगों के बीच में कल की घटनाक्रम के ऊपर मैंने ये बात करी है। तो चलिए दोस्तों, अब लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि बीच बीच में देखिए मैंने एक मोटिवेशन वीडियो डाली थी और मेरा टारगेट था कुछ, वो मेरा टारगेट हासिल नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि शेयर करें भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हो सकता है आपका एक टिप्स किसी की लाइफ बदलने में सहयोग कर दे और वो आपको थैंक यू बोले, लेकिन नहीं, आप लोगों का अंगूठा घिस जाएगा यदि आप उसको शेयर कर देंगे तो। बड़ा कष्ट होता है आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, कष्ट में ज़िंदगी जीते हैं। सोने को भी तपा करके हीरा बनाया जाता है, उसके कंगन बनाए जाते हैं, सुंदर बनाया जाता है, उसको तो तपना है, अपने आप को तपाना। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। हाल ही में HDFC, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, हाल ही में HDFC, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्त किसे नियुक्त किया गया? अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है या अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 शशिधर, आदित्यपुरी, शिखा शर्मा और राजीवपुरी। तो दोस्तों टिक तो पहले लग गया, शशिधर जगदीशन, इनका पूरा नाम है। शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी के अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके बारे में बता दूं मैं आप लोगों को, इन्होंने 26 साल सबसे लंबे समय तक CEO, सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रहा इनका, 26 वर्ष के लगभग कार्यकाल रहा। और इन्होंने जो जगह ली है किसकी लिए? आदित्यपुरी की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शशिधर जगदीशन से पहले HDFC बैंक के मुख्य अधिकारी कौन थे? तो कौन थे? आदित्यपुरी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बेईदोउ किस देश की, अगला जो क्वेश्चन है वो है बेईदोउ किस देश की नेविगेशन प्रणाली है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ए रसिया, बी अमेरिका, सी भारत, डी चाइना। अब देखो भाई, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि नेविगेशन होता क्या है। नेविगेशन होता क्या है या क्या बीमारी है भाई? अगर मैं बात करूं तो ये क्या बीमारी है? देखिए दोस्तों, ये
नेविगेशन क्या है, यानी कि किसी को रास्ता दिखाना या पोजीशन का क्या करना, पोजीशन दिखाना कि आप कहाँ पे हो। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना या पोजीशन दिखाना, पोजीशन या रास्ता दिखाना। अब इन्होंने जिक्र किया कि बेईदो जो प्रणाली है किस देश की नेविगेशन प्रणाली है, यानी कि ये सेना के काम भी आ सकती है, ये जो हमारे और भी बहुत सारे फील्ड है उनमें ये काम आती है। मुख्य तौर पे हमें सेना इसका यूज ज़्यादा करती है। अब ये किस देश की है, तो इसका ऑप्शन है चीन। ये किसकी भाई, बेईदो जो नेविगेशन प्रणाली है किसकी है, चाइना की है, जो कि आजकल पूरे देश, पूरे वर्ल्ड का, पूरे मानवता का क्या परम मित्र बना हुआ है। पाकिस्तान भी उसकी गोद में है, नेपाल भी उसकी गोद में बैठा हुआ, सब कुछ भारत के खिलाफ होता जा रहा है ना। होने दो, कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो बात करें हम रूस की, अब जब नेविगेशन प्रणाली की बात कर रहे हैं, अगली जो बात है रूस की। रूस की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये गलोनास, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है नेविगेशन प्रणाली का। और अमेरिका का जो अब तक चलता था वो था जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इससे क्या होता है कि पूरी दुनिया के अंदर पोजीशन दिखाता है, और ये किसकी मदद से, जो उपग्रह हैं उनकी मदद लेकर के ये नेविगेशन प्रणाली काम देती है। तो भारत की क्या है भाई, देखिए हमने बात करी रूस की गलोनास है, यानी अमेरिका की क्या, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, भारत की नाविक नेविगेशन प्रणाली भारत की क्या है, नाविक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके अंदर है भारत का जिक्र किया गया है, ऑप्शन में भारत दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है ये कहाँ का है, नाविक नेविगेशन सिस्टम भारत का है। जीपीएस कहाँ का है, अमेरिका का है। उसके बाद चीन का क्या है, बेईदो है। और गलोनास कहाँ का है, रसिया का, जिसने अभी हाल ही में क्या बनाई है, वैक्सीन बनाई है, जो कि दुनिया को क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है भाई। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है भाई। बेरूत कहाँ है, जो आजकल चर्चा का विषय है, यानी कि पूरी दुनिया में बेरूत की चर्चा हो रही है। यदि गलती से आप लोग कभी टीवी के सामने बैठते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि सर क्या चर्चा का करना चाह रहे हैं। देखिए बेरूत कहाँ है, सबसे पहले मैं बात करूँ बेरूत कहाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ मैं। बेरूत है मेरे मित्रों कहाँ, लेबनान में। श्रीलंका में तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे भाई की सरकार है। संयुक्त अरब अमीरात वहाँ भी नहीं है, तो ये कहाँ पे है, लेबनान। भारत में है ही नहीं, आप लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म है आपका क्वेश्चन। बेरूत कहाँ है, लेबनान में। लेकिन ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहां पर चर्चा में कारण है भाई। चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। चर्चा में क्योंकि यहां पे विस्फोट हुआ भाई, विस्फोट हुआ है। यहां पे एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं आप लोगों को, बेरूत में विस्फोट कब हुआ, ये मेरा आप लोगों को क्वेश्चन है। बेरूत में विस्फोट कब हुआ है। बेरूत लेबनान की क्या है, राजधानी है भाई, कैपिटल ऑफ लेबनान क्या है, राजधानी। बेरूत किसकी, लेबनान की, लेबनान की राजधानी है। और ये लेबनान की क्या प्रसिद्ध बंदरगाह, क्या ये प्रसिद्ध बंदरगाह। अब भाई ये विस्फोट को लेकर के जो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, तो ऐसा क्या था इस विस्फोट में, अमोनिया नाइट्रेट। इस विस्फोट में क्या था, ट्रेट का भंडार था भाई। मतलब क्या, देखो ये बंदरगाह है, लेबनान की बंदरगाह है। अमोनिया नाइट्रेट 2750 टन 2750 टन नाइट्रेट यहाँ से चला और कहाँ पहुँच गया, बंदरगाह लेबनान में। और अब ये नाइट्रेट क्या, उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए भाई, नाइट्रेट एक ज्वलनशील, जिस प्रकार से पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ता है, उसी प्रकार से अमोनिया नाइट्रेट आग पकड़ता है भाई बहुत जल्दी। तो अमोनिया नाइट्रेट एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है और इसके भंडारण के लिए विशेष नियम और कानून बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो लेबनान की राजधानी थी, लेबनान की राजधानी कौन सी थी, बेरूत। बेरूत के अंदर, बेरूत बंदरगाह के अंदर यहाँ पे भंडारण था। और यहाँ पर जो भंडार किया गया था 2750 मीट्रिक टन का, यहाँ पर अमोनिया नाइट्रेट का भंडारण था। ये ज्वलनशील पदार्थ है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये उर्वरक के लिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम भाई, अमोनिया नाइट्रेट का फर्टिलाइज के रूप में इसका यूज किया जाता है। उर्वरक, यानी कि उर्वरक के रूप में इसका
ये यूज किया जाता है, फर्टिलाइज के लिए इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखना। और छोटा मोटा जो खनन के लिए विस्फोट करते हैं वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। और बता दूं ये इतना खतरनाक विस्फोट था मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, इसका जो धमाका था 240 किलोमीटर, लगभग 240 किलोमीटर तक इसके धमाके को सुना गया। यानी कि पूरे लेबनान के अंदर तबाही मच गई, पूरे लेबनान के अंदर क्या हो गया, त्राही त्राही हो गया। और इससे जो इफेक्टेड जो लोग हुए, लोगों मरने वालों की संख्या 100 है। और दोस्तों बता दूं ज्यादा भी होगी आज, क्योंकि ये आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं, तो 100 तो है ही है, ज्यादा हो सकती है। और 4000 लोग घायल हुए हैं भाई, घायलों की संख्या 4000, 4000 के करीब जो लोग हैं इस विस्फोट में घायल हुए हैं। इस विस्फोट को लेकर के ये बेरूत लेबनान विश्व के अंदर चर्चा का विषय रहा है। एक बार फिर आप इसको नोट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी कई अच्छी अच्छी बातें निकल करके आ रही हैं। और दूसरी बात यह कि ये गोदाम बनाया कब गया था, 2014 में। और यहाँ के जो पीएम हैं हसन, गोदाम बना कब था, ये 2014 में बनाया गया था। हसन दियाद साहब क्या है, यहाँ के पीएम है भाई। बंदरगाह है लेबनान की प्रसिद्ध बंदरगाह। तो चलिए दोस्तों एक बार आप नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन में आप लोगों के बीच में है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया। अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चुने गए। संघ लोक सेवा आयोग बोले तो यूपीएससी। किसे चुना गया, ऑप्शन नंबर 1 प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, भीमसेन, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रदीप कुमार जोशी जी को यूपीएससी का अध्यक्ष चुना गया है। और ये इन्होंने जगह किसके लिए है, इस भाई साहब के लिए, अरविंद सक्सेना जी की इन्होंने क्या लिया है, जगह लिया है। तो यहीं पे बता दूं दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूं स्थापना कब हुई है, 1926 में। यूपीएससी की स्थापना कब हुई है भाई, 1926 में। और ये यूपीएससी नाम कब पड़ा, यूपीएससी जब नाम पड़ा है ये पड़ा भाई 1950। ओके, इस यूपीएससी का जो अध्यक्ष चुना जाता है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन निकल करके आता है। देखिए दोस्तों, काफी दिन हो गए पॉलिटिक्स छोड़े हुए, तो पॉलिटिक्स से जोड़ता हूँ मैं आप लोगों को। पहले मैंने बात करी कि यूपीएससी की स्थापना कब की गई, तो 1926 में। और उसके बाद यूपीएससी नाम कब पड़ा इसका, तो 1950 में पड़ा है। यहाँ तक क्लियर हो गई। यहाँ पे एक पॉलिटी का क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक्ट नंबर 316 किस चीज को डिफाइन करता है। यहाँ पे देखिए बहुत नैरो सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी बनता है। 316 किसको डिफाइन करता है। तो जो अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के जो नियुक्ति है, जैसे आयु का जिक्र किया गया है, आयु नियुक्ति कि भाई एक अध्यक्ष होगा, यूपीएससी का अध्यक्ष होगा, आयु 65 वर्ष होगी, कार्यकाल 6 वर्ष होगा। कितना होगा, 6 वर्ष होगा। ये सारा का सारा जिक्र किस में गया, 316 के अंदर किया गया है। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ पर जो मेरे जैसे मित्र ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी होगा ऐसा एक्ट नंबर 315 अनुच्छेद 315 के अंदर क्या बोला गया है कि यूपीएससी होगा। तो हम इसका लगभग क्या करते हैं, गलत जवाब दे देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के एक्ट कौन सा है, तो वो 316 है, अनुच्छेद नंबर 316 है। और मेरे मित्रों, यूपीएससी का जिक्र कहाँ किया गया है, यूपीएससी होगा, ये 315 के अंदर किया गया है। तो एक बहुत हल्का सा फर्क है। जिस प्रकार से एक कॉन्फिडेंस और एक घमंड के अंदर फर्क होता है, एक हल्की सी लाइन होती है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं या मैं कर सकता हूं, और एक है मैं ही कर सकता हूं। ये घमंड और उसके अंदर फर्क है। मैं ही कर सकता हूं ये आपका प्राउड है, और मैं कर सकता हूं ये आपका कॉन्फिडेंस है। इसी प्रकार से एक हल्का सा फर्क है किसके अंदर, 315 और 316 के अंदर। यूपीएससी का जिक्र 315 में है और नियुक्ति जो अध्यक्ष को लेकर के की गई 316 के अंदर की गई है। स्थापना 1926 और जो नाम कब रखा गया है, 1950 में। और यहीं पे मैं बता दूं आप लोगों को मेरे दोस्तों, एक अपने ये थे अपने अविंद्रनाथ, अभी हाल ही में 150वीं जयंती मनाई गई है। 150वीं, ये यहाँ पे क्लियर होगा भाई यूपीएससी, 150वीं जयंती किसकी मनाई गई है, अभी हाल ही में मनाई गई है, अविंद्रनाथ अविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाई गई है। मेरे दोस्तों, ये 150वीं जो जयंती है अविंद्रनाथ टैगोर की, ये कौन थे, तो यहां पे मैं बता दूं आपको, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे भाई, प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्या थे ये, चित्रकार थे।
और ये किस चित्रकार से इन्होंने प्रसिद्धि हासिल करी? ये भारत माता के चित्र से, भारत माता का चित्र इन्होंने बनाया था, उस चित्र से इनको प्रसिद्धि हासिल हुई। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता, कोलकाता में इनका जन्म हुआ। और मेरे दोस्तों 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? क्योंकि दिल्ली जब 1911 में राजधानी बनी है, तो मेरे प्यारे मित्रों 1911 से पहले भारत में राजधानी क्या थी? और यहीं पे बता दूं मैं आप लोगों को, कल परसों और एक बाढ़ आई हुई है, जो वाणिज्य जो हमारा स्थान है, वाणिज्य जो राजधानी है, वो भी पूर्ण रूप से डूब चुकी है। सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं बारिश से। बारिश ने जिस प्रकार से आसाम में बाढ़ थी, उसी प्रकार के हालात अब उनको, खैर वैसे नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बारिश आज की डेट में वाणिज्य अपनी जो राजधानी वहाँ पे आ चुकी है। और इसी के साथ मैं बात करूँ आपसे, हमने कल एक जो गज़ल गायक शायर राहत इंदौरी को खो दिया है। मेरे दोस्तों राहत इंदौरी, वो थोड़ी सी हल्की सी लाइन याद आती, किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था, बोला मैं बुलाता हूँ वो आ जाती है पर जाती नहीं, कुछ ऐसे करके कुछ लाइनें हैं, इनके ऊपर हम फिर बात करेंगे। दोस्तों चलिए, यहाँ पर मेरा समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, काफ़ी समय होगा, क्वेश्चन आप लोगों के काफ़ी बचे हुए हैं। 1 से 8 अगस्त तक के बीच के जीके की बात हम फिर अगली क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ तक, क्योंकि इस जो अगस्त है, इस अगस्त के महीने में काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके ऊपर जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैंने आप लोगों को मोटा मोटा यहाँ पर आप लोगों को कुछ देने की कोशिश की है, और कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं, और वो आप पे डिपेंड करता है, आप बताएंगे अब नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं तो आप लोगों से थक चुका हूँ रिक्वेस्ट करके। और मेरे मित्रों, क्या मैं इसी लायक हूँ कि हमारा चैनल यहीं पर रुक जाए? क्या मैं इसी लायक हूँ, या फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूँ? कुछ तो बोलिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको पता है, आपके कहने से ना कहने से मेरे ऊपर फर्क पड़ता नहीं है। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग, कोरोना रोग से भी भयंकर रोग, उससे मैं ग्रसित बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं ऐसे ही क्लास लेकर के नए नए तरीके से आप लोगों के बीच में हाजिर रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।